नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर प्राइम एजेंडा। कहते हैं भाई भाई लड़ सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। खून का रिश्ता खून को खींच ही लेता है। महाराष्ट्र की सियासत में आज एक बहुत बड़ा भूचाल आया। 20 साल के लंबे वक्फे यानी अंतराल के बाद दो भाई एक होते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। कहते हैं परिवार परिवार होता है, तकलीफ और दुखों से अलग जरूर होता है, लेकिन सब साथ आ जाते हैं, आखिर में हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन ये हैप्पी एंडिंग महाराष्ट्र की सियासत में कई सारे राजनीतिक दलों, नेताओं को अब पच नहीं रही है। जो अब तक इस बिसात पर राजनीति किया करते थे कि उद्धव और राज ठाकरे इसलिए अलग हुए क्योंकि बाला साहब ठाकरे के दिशा निर्देश और उनके यत्न प्रयत्न जत्न पर उद्धव ठाकरे नहीं चल पा रहे हैं, और यही कहकर राज ठाकरे अलग हुए थे 2006 में। वो आखिरी रैली थी, वो आखिरी वक्त था जब विट्ठल यानी बाला साहेब ठाकरे और ये दोनों भाई एक साथ मंच पर दिखे, और उसके बाद ये दोनों भाई अलग हो गए। लेकिन देखिए विडंबना कि उद्धव लगातार बीजेपी पर हमला करते रहे, केंद्र सरकार को कोसते रहे, लेकिन राज ठाकरे ने भाषण की शुरुआत में एक बहुत अहम बात कह दी। उन्होंने कहा कि जो काम बाला साहिब नहीं कर पाए, कोई और नहीं कर पाया, मेरे लिए देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, और उनकी वजह से हम दो भाई साथ आए हैं। राज ठाकरे ने तो यह भी कहा कि जो रैली हो रही है, ये जो बात विचार हो रहा है, ये जो संबोधन हो रहा है, ये शिव तीर्थ यानी मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाले लोग जानते हैं, शिव तीर्थ शिवाजी पार्क को कहा जाता है, जिसके ठीक सामने राज ठाकरे साहब का अपना घर है। लेकिन अब समझिए, इस रैली में जो कि वर्ली के ऑडिटोरियम में हो रही थी, तमाम विपक्ष के नेता पहुंचे थे। सुप्रिया सुले भी वहां तस्वीरों में दिखाई दी थी। लेकिन बड़ा सवाल कि बीएमसी चुनावों से पहले ये दोनों भाई साथ आए, मन मिल गया। और दूसरा सवाल ये, क्या भाषा सिर्फ बहाना है और वोटर निशाना है? क्योंकि सभी जानते हैं कि राज उद्धव के साथ आने के बाद जो मराठी मानुस बट गया था, शिंदे गुट में, उद्धव गुट में, मनसे गुट में, अब उनको एक लाइन, एक टारगेट दिखाई दे रहा है कि भाई अब दोनों भाई साथ हैं, हमें बाला साहिब के लिए वोट करना है, हमें मराठी अस्मिता के लिए वोट करना है, हमें महाराष्ट्र के लिए वोट करना है। उद्धव भी बहुत गरजे। उन्होंने कहा कि अगर हिंदी भाषा हमें बुरी नहीं लगती, लेकिन हमारे पर थोपा जाएगा तो हम गुंडई पे आएंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे। ये तमाम भाषा, ये तमाम आइटनरी, तमाम वाचाल आज महाराष्ट्र की सियासत में देखने और सुनने को मिले। इससे पहले कि मैं प्राइम एजेंडा की डिबेट की शुरुआत करूं, जरा देखिए कि इस भाई मिलन, जिस तरह से भरत और राम मिले थे 14 साल के वनवास के बाद, वैसे ही 20 साल के बाद राज और उद्धव मिले हैं। प्रतिक्रिया राजनीतिक क्या है, यह सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो?
ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। देखो, गुजरात इस देश का हिस्सा है। गुजरात हमारा भाई है, हमारा जुड़वा भाई है। गुजराती भाई हमारे भाई है, गुजराती। लेकिन महाराष्ट्र में आपको जय महाराष्ट्र के बाद कोई और जय की बात नहीं करनी चाहिए, ये परंपरा है। और मैं ये कहूंगा कि शिंदे बोलते हैं कि ये गुजराती जो हमारे भाई है, उन्हें कुछ पुणे में कुछ काम किया, उसके लिए मैंने जय गुजरात बोला। मेरे सामने गुजराती लोग थे। अब बड़ौदा में तो सब मराठी लोग हैं, सूरत में मराठी लोग हैं, तो क्या मोदी और शाह वहां जाकर कार्यक्रम में जय महाराष्ट्र बोलते हैं क्या? ग्वालियर और इंदौर में तो मराठी राजा रहे हैं और आज भी है, तो वहां जाकर वहां के मुख्यमंत्री जय महाराष्ट्र बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो आपको क्या जरूरत है? तो आपका जो मुजरा चल रहा है ना अमित शाह जी के सामने, ये मुजरा है और मुजरा करते रहो। थैंक यू। ये ऐतिहासिक क्षण है देश में भारतीय जनता पार्टी के निर्माण, खास करके सत्ता पर आने के बाद में जो विभजनकारी विचार उन्होंने हरदम पूरे देश में प्रसारित किए, प्रचारित किए, उसके समर्थन में खड़े रहे। कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी जाति पाति के लिए खड़े रहे। परिवार तक उन्होंने छोड़ा नहीं, परिवारों में कलह निर्माण कर दिया। तो जोड़ना यही काम प्रक्रिया करते रहे। आज जोड़ने की प्रक्रिया हो रही है, जुड़ने की प्रक्रिया हो रही है। देश के लिए भी एक मार्गदर्शक काम आज हो रहा है। सभी लोग यही सोचे। हर राज्य में जाकर देखो, आप उत्तर प्रदेश में जाओ, उन्होंने वहां भी कलह निर्माण करके रखा है। बिहार में जाओ, वहां भी परिवार में कलह निर्माण करके रखा है। मैं नाम भी ले सकता हूं, आप जानते हो सभी। तो इसलिए कहता हूं, ये पार्टी यही काम करती है। तो आज देश को समझ में आएगा कि हर प्रांत की अपनी अस्मिता होती है, उस अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करना। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुन ली, लेकिन अब जरा यह भी देख लीजिए कि दोनों भाइयों ने अलग अलग बयान क्या दिया जब वो ऑडिटोरियम में वर्ली के पहुंचे। सबसे पहले देखते हैं कि राज ठाकरे ने क्या कहा अपने अभिभाषण में जब वो मंच पर पहुंचे और किस तरह से पूरा मराठी समाज उन्हें सुनने को व्याकुल था, आतुर था। देखिए, उन्होंने कहा, मेरा महाराष्ट्र किसी भी राजनीति या लड़ाई से बड़ा है। ये बात राज ठाकरे ने अपने मराठी संबोधन में कही जब वो पहुंचे मंच पे। आज 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि 20 साल का लंबा वक्त लग गया, हम दोनों भाई अब साथ आ चुके हैं। राज ठाकरे आगे कहते हैं, जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। इस बयान का मतलब समझिएगा, ये जो कुछ हुआ घटनाक्रम पॉलिटिकल, इसका सारा श्रेय देवेंद्र फडणवीस को राज ठाकरे ने दिया है। फडणवीस ने हम दोनों को साथ लाने का काम किया है। यानी एक तरह बीजेपी विरोध में तो खड़ी है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध भी राजनीति में बहुत अहम होते हैं और उसी का जिक्र राज ठाकरे कर रहे हैं। ये 3 भाषा का फॉर्मूला कहां से आया? सरकार ने 3 भाषा का फॉर्मूला, जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें इसका प्रावधान किया गया। 3 भाषा का फॉर्मूला केंद्र सरकार की तरफ से आया है। इसी का विरोध राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बात का विरोध हो रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा है कि भाषा थोपी नहीं जा सकती, लेकिन थोपी गई। उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि हमें हिंदुस्तान तो चाहिए, लेकिन हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं है। उद्धव ठाकरे ने आगे क्या कहा आपको बताते हैं। आपकी 7 पीढ़ियां भी हम पर हिंदी थोपेंगी, तब भी हम ऐसा नहीं होने देंगे। उद्धव आगे कहते हैं, ये भाषण के बहुत अहम अंश हैं जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे साझा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारा इस्तेमाल कर फेंक दिया जाता है। उद्धव ठाकरे ने स्वयं के लिए और राज ठाकरे के लिए कहा है कि पॉलिटिकल इस्तेमाल से उनका यहां पर मतलब है। वो आगे कहते हैं, महाराष्ट्र की जनता के मन में जो होगा वही होगा, यानी जो महाराष्ट्र की जनता, मराठी मानुष जो कहेगा वही हम करेंगे। उद्धव ठाकरे आगे कहते हैं, मैंने आपको एक ही वाक्य में बता दिया कि हम क्या करने वाले, कैसे करने वाले। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। मेरे पैनल प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि मैं गेस्ट के पास जाऊं। राजेश वर्धिया प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दिनेश निकाले प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो भी हमसे जुड़ने वाले हैं। मसूद जिलानी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के हैं। साथ ही साथ सौरभ अप्पा प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट हैं। ये तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता राजेश वर्धिया के पास जाऊंगा। राजेश जी, जिस तरह से आज राज और उद्धव साथ आए,
लेकिन राज ने एक बहुत अहम बात की, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल घटनाक्रम है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई अगर साथ आए हैं तो वो देवेंद्र फडणवीस की वजह से आए हैं, जो कोई नहीं कर पाया। उन्होंने बाला साहिब का भी नाम लिया। तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो कहीं नुकसान हो रहा है क्या? सौरभ जी, राजेश वर्धिया जी, राजेश वर्धिया जी। नुकसान दिखाई दे रहा है जी, इनको अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है जी, तभी तो 20 साल के बाद दोनों एक साथ एक मंच पे आए हैं। जी, नहीं तो इनको एक मंच पे आने की क्या जरूरत पड़ती थी। आज जो पॉलिटिकल जो महाराष्ट्र की जनता ने इनको नकार दिया है, तो फिर ये वापस आने के लिए ये हिंदी और मराठी का विवाद और दोनों एक मंच पे आए हैं, तो उनको लग रहा है कि हमारा अस्तित्व तो अभी खत्म होने जा रहा है, इसीलिए ये एक मंच पे आए हैं। राजेश वर्धिया जी, अपनी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। आप बीच में रुक गए अचानक। मैंने मेरी बात पूरी की मैंने। जी ठीक है। दिनेश निकाले, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, ये जो संगठन एक बार फिर से हुआ है, ये जो युति हुई है दोनों भाइयों की, आपको क्या लगता है ये टिक पाएगी बहुत दिनों तक? जिस वजह से, जिस विरोध की वजह से दोनों भाई अलग हुए थे, अब क्या वो सारे विवाद, वो सारी दुश्वारियां, वो सारे शिकायतें खत्म हो गई हैं क्या दोनों भाइयों के बीच? देखिए सर, ये तो मराठी और महाराष्ट्र के लिए एक फैमिली अगर एक होती है तो ये अच्छी बात है। उन ठाकरे ब्रदर्स को, फैमिली को हम शुभेच्छा देना चाहते हैं और उनको अलग करने वाले यही लोग थे। और इन्होंने सत्ते में आने के लिए ये बीजेपी वाले जो लोग बैठे हैं यहाँ पर जी, इन्होंने कभी प्रांत में, कभी जाति में, कभी भाई भाई में, कभी काका भतीजे में ऐसा डिवाइड करके इन्होंने सत्ता पाने के लिए हर एक कदम उठाया है। जो महाराष्ट्र नहीं तो पूरे भारत में भी ये इनका ये प्रोग्राम है। ये सत्ते के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये महाराष्ट्र के जनता ने नजदीक से देखा है। और ये दोनों जब एक हो जाए तो इन्होंने महाराष्ट्र के ऐसा ये इनका एक होने से ऐसा नहीं कि जो बाहर के जो अपने जो भाई लोग आने वाले पर प्रांतीय, ये महाराष्ट्र सबका है और सब जाति वालों का है, सब प्रांत वालों का है। पर इन्होंने यहाँ पर जो मराठी और हिंदी भाषिक जो लड़ाई शुरू कर दी, वो लड़ाई कुछ दिनों के लिए इधर महाराष्ट्र में अमन और सुख रहना चाहिए। ये दोनों एक अलग थे, ये एक हो जाए तो इनको भी पसीना फूट गया है कि आप महाराष्ट्र की सत्ता अपने पास से जाती या नहीं। पर इनका सब भरोसा, इनकी ताकत जो है, तो ये महाराष्ट्र की जनता, ये महाविकास आघाड़ी या महाराष्ट्र के जो पक्ष है उनके पीछे है। परंतु इनके हाथ में ईवीएम मशीन होने के कारण इनको सत्ता मिलती है और सत्ते में आकर ये भाई भाई में, चाचा भतीजे में पार्टियों को डिवाइड करना और कैसा सत्ते में तो बीजेपी वालों से सीख। ठीक है, सौरभ अप्पा, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हैं। सौरभ, एक बहुत अहम चीज ये भी है कि बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सच में मराठा अस्मिता भाषा विषय है, या बीएमसी चुनाव जब करीब पहुंचा है तो दोनों भाई साथ आ गए हैं, मराठी मानुस की बात हो रही है, मराठी अस्मिता की बात हो रही है, मराठी भाषा की बात हो रही है, कहीं चुनाव की वजह से तो नहीं ये पूरी प्लानिंग हुई है? देखिए, सौरभ, मैं आपको एक बात जरूरी कहना चाहूंगा कि जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे जी, तभी उनके कार्यकाल में भी हिंदी शक्ति की जीआर जो है वहां पे निकालने का काम ये उद्धव ठाकरे सरकार में हुई थी जी। तभी उनको मराठी का कुछ लगा नहीं, तभी मराठी लोगों की याद आई नहीं। मसूद जी आपके पास आ रहा हूँ मसूद जी आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इनकी बात कट करूंगा, इनको नॉलेज नहीं अभी तक पूरा। इन्होंने सबसे पहले मार्शल का वो जब इतना उद्धव साहब 2.5 साल में काम कर रहे थे तो जब कैंसिल नहीं किया। मसूद जिलानी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप अपना कैमरा ठीक करिए। मसूद जिलानी, कैमरा मिट करिए, स्ट्रेट होके बैठिए सर, सीधे होके बैठिए, कैमरा अपना ठीक करिए मोबाइल का। सौरभ अप्पा, अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं जाऊंगा मसूद जी के पास। जी,
मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। इतने सालों में इनको कभी मराठी लोगों की याद नहीं आई जब मुंबई में सत्ते पर बैठकर पूरे महानगर पालिका की तिजोरी खाली कर दी? अरे तिजोरी खाली करे तुमने, 80,000 कोटी की तिजोरी खाली किया है। वो बात जिला नहीं, रुक जाइए मसूद भाई, रुक जाइए। करो आप कुछ भी बातें कर रहे हो। आप पहले पूरे पढ़ाई करके आइए, आप पूरी पढ़ाई करके आइए, फिर बोलिए 80,000 कोटी की फी भी थी, 80,000 कोटी की फिक्स डिपॉजिट। मसूद जिलानी प्लीज अपना कैमरा ठीक करिए। मसूद जी अपना कैमरा ठीक करिए, अपना कैमरा ठीक करिए, मोबाइल ठीक करिए। जी मैं आ रहा हूँ मसूद जिलानी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। करके आइए, आप पहले पढ़ाई करके आइए। और अभी आपने सौरभ जी ने जो बताया ये मैं आपको बताता हूँ, क्या नाम आपका, हेलो, यहाँ पर जिस हिसाब से ये बता रहे हैं कि उद्धव साहब ने हिंदी भाषी का निर्णय लिया था। अरे जब निर्णय लिया था तो फिर अभी क्यों लेना पड़ा आपको? अभी क्यों लेना पड़ा और क्यों पीछे लेना पड़ा आपको, ये बताइए ना। अरे ये जो बोल रहे हैं कि इन्होंने निर्णय लिया, अभी हमने आप हमारे डर की वजह से जब मराठी मानुस रास्ते पे आया, मराठी बोल के आया, वो ना उद्धव सेना बोल के आया, वो ना वो राज ठाकरे बोल के आया, महाराष्ट्र का उद्धव साहब और राज ठाकरे के नेतृत्व में रास्ते पे आया, जब जाके वो जीआर लगे तुरंत कैंसिल करा। उनको मराठी आदमी एक करना नहीं था, उन्होंने ये भाषा। ठीक है मसूद जिलानी, मसूद जिलानी सुनिए मेरी बात। मसूद 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 मेरी बात सुनिए। मसूद मसूद सौरभ अप्पा, सौरभ 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 अप्पा, 1 मिनट। मसूद जिलानी, मसूद जिलानी, मसूद जिलानी, इट्स अ रिक्वेस्ट, लेट हिम फिनिश फर्स्ट देन आई विल कम टू यू सर। आप अगर बीच में बोलेंगे तो मैं उनकी बात भी समझ नहीं पा रहा हूं। सौरभ को बात पूरी करनी दीजिए, आई विल गिव यू टाइम। 1 घंटे की डिबेट है, बहुत वक्त मिलेगा सर। सौरभ प्लीज अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं मसूद जी के पास जाऊंगा। सौरभ प्लीज कंप्लीट। रही बात उद्धव ठाकरे जी की, तो उद्धव ठाकरे जी जब आपके साथ बीजेपी की युति थी, तभी आप राष्ट्रीय लेवल के नेताओं के साथ हिंदी में बात करते थे क्या नहीं करते थे? तभी मराठी में बात करते थे आप? बोलो आप बोल लो, आपको इनको क्या पूछना है पूछ लो। मैं जब बोलूंगा आपको इतनी मराठी लैंग्वेज की जो अच्छी बात है, मराठी भाषा जो है वो बोलनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी मराठी है, बोलना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र में सभी जाति के लोग रहते हैं और हमारा हिंदी भाषी को विरोध नहीं है, लेकिन शक्ति को विरोध है, ध्यान में रखिए। और पहली से लेके 5वीं से जो बच्चे के लिए जो उनको, ठीक है मसूद जिलानी, ठीक है सौरभ मसूद जिलानी, मेरा सवाल है, बाद में आप सौरभ की बात का जवाब दीजिएगा। मसूद जिलानी, मेरा आपने भी बोला कि महाराष्ट्र में सभी भाषा और धर्म के लोग रहते हैं। पिछले जब से मैं मीडिया में हूं मैं देख रहा हूं कि लोगों को थप्पड़ मारे जाते हैं मराठी बोलने के लिए, लोगों को बेइज्जत किया जाता है सड़कों पर। अगर इतना ही प्रेम है आपको सबसे, सभी जाति धर्म से, तो मारने की क्या जरूरत है? क्यों उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे बने फिर रहे हैं? एमएनएस पार्टी के कार्यकर्ता गुंडों की तरह सड़क गलियों में घूम के लोगों को मार रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? आपको चिंता है पब्लिक की? मसूद जिलानी, मसूद है कि वो हिंदी है उसको नहीं आती करके उसने मार दिया, और वो एक जगह पे हुआ है। और यही चीज जो हर 2 साल में 3 साल में भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार को जानबूझकर ऐसे लोग ऐसी मुद्दों पे आवाज उठानी होती है। महाराष्ट्र में बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से चीजें हैं, लेकिन उनको मीडिया में हिंदी और मराठी भाषा लानी है, हिंदू और मुस्लिम लाना है, ये चीजें करके आज पूरा महाराष्ट्र का माहौल खराब चके। आप बहुत दिन से मीडिया में हो, आपने कभी विकास के मुद्दे पे देखा कि महाराष्ट्र कहां तक जाके पहुंचा है? आज बेरोजगारी, आज एमडी ड्रग्स सब ये प्रकार के पूरे महाराष्ट्र में कितने प्रकार घट रहे हैं। सिर्फ फोड़ा-फोड़ी का राजकारण हो रहा है, वह लोग फोड़े जा रहे हैं। लोग फोड़ने के बाद में अगर अगली सत्ता लेनी है तो बड़े-बड़े काम के जरिए। मसूद जिलानी, फिर आपके पार्टी के नेता विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? भाषा के मुद्दे पर इतनी बड़ी रैली करने की जरूरत क्या थी? उद्धव ठाकरे फिर विकास की बात करते, राज ठाकरे विकास की बात करते, किसानों के मरने की बात करते, विदर्भ के सूखे की बात करते, लातूर में पीने के लिए पानी नहीं उसकी बात करते। भाषा पे बवाल हो रहा है, जैसे लग रहा है हिंदी ब्रिटेन से आई है, देश की नहीं है। मसूद जिलानी, मैं आपके पास आऊंगा, बात पूरी कर लीजिए। ठीक है मसूद जिलानी, दिख रहा है ये महायुति का मंच दिख रहा है।
मुझे ये महायुति का मंच दिख रहा है, आपको विकास नहीं दिख रहा है। लेकिन ये मंच पे आप उद्धव जी की बात कर रहे हो। अरे 2.5 साल में आपने उद्धव जी के पूरे काम देखो, क्या क्या काम करे। आज उनका 2.5 साल में तुम्हारे उद्धव जी घर के बाहर भी नहीं निकले। अरे 2.5 साल में, अरे तुम गंगा पे बहे होते अभी तक, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश और एमपी के अंदर जो गंगा में बहे ना लोग, वैसे बहे होते, वैसे मुर्दे बह गए होते आपके। अरे ये मृत्यु का देखो आंकड़ा कितना कम है महाराष्ट्र में, बाकी देश की जगह पे। पूरे देश में पूरे पांच राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री का 1 नंबर आया हमारे उद्धव साहब का, जब कोरोना काल में के काम करने के तरीके से। अरे आप क्या बात करोगे? अरे आपको सिर्फ पैसे मीडिया के बारे में और हिंदी भाषी मुस्लिम यही करते रहो, फोड़ा फोड़ी का राजकारण इसी में जमेगा आपको, दूसरा कुछ नहीं जमने वाला। 1 नंबर आया। ठीक है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, राजेश वर्धिया। मुझे ये लगता है कि ये मौके पे चौके की बात है, सियासत विकास के नाम पर नहीं हो रही है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव हैं और दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो साथ आकर कम से कम बीएमसी चुनाव में तो एक साथ वोट ले लिया जाए, क्योंकि दोनों भाइयों के अलग होने से ये वोट भी बढ़ गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान बीजेपी को जरूर होगा, क्योंकि जो मराठी वोट अब इंटैक्ट हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, जो अब तक बीजेपी को मिलते रहे महाराष्ट्र में। राजेश वर्धिया। पार्लियामेंट के जब भी चुनाव हुए तो उसमें मोदी जी के विकास के मॉडल के ऊपर लोगों ने वोट किया है जी। अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव में भी देवेंद्र जी महायुति के जो डेवलपमेंट के काम हुए उनके ऊपर ही वोट गिरे हैं। तो ये उनको विकास नहीं दिख रहा है पूरे देश में। महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, तो उनको ये नहीं दिख रहा है क्या कितना विकास हुआ है, क्योंकि ये विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए भाषा का विवाद, धर्म का विवाद, ये विवाद वो विवाद, ये ऐसे ही विवाद पैदा करके ये लोग दिशा को बदलना चाहते हैं। लेकिन चुनाव जो होगा जी, वो देवेंद्र जी के विजन के ऊपर होगा। लेकिन आपने कटोगे तो बटोगे बोल के ये पूरे महाराष्ट्र को सत्यानाश कर दिया है। लोगों को पता था और इसके वजह से ये लोग पूरा ये आप जो है ये षड्यंत्र है, इसको मारना उसको मारना। अभी वो जिसका मराठी आती नहीं उसको मार के क्या मराठी सीख जाएगा क्या? सुन के आए हुए थे, आगे आए हुए थे, बाद में ईवीएम पे वो पीछे हो गए। ये कहां से हो गया? चलो मैं ईवीएम की बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपने लाडली बहन की योजना के तहत घूस दिया, इलेक्शन से पहले घूस दिया, वो घूस 2-3 महीने चला, उसके बाद वो बंद हो गया। मुझे जरा बोलना है बीच सौरभ आपके न्यूज चैनल पर मेरे नाम के नीचे कृपया करके वो हटा दीजिए। मिला है, ठीक है, सौरभ उप्पा का नाम ठीक करिए। जा रहा है उसमें मेरी ठीक कर, सौरभ जी ठीक कर दिया। दिनेश निकाले के पास जाना, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मुझे ये बताइए दिनेश जी, कहीं ये बीजेपी की कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग तो नहीं है? उद्धव ठाकरे जाते हैं, राज ठाकरे से मिलते हैं, दोनों भाइयों की प्लानिंग हो जाती है, अगले दिन रैली हो जाती है, पूरा एक माहौल बन जाता है राष्ट्रीय अस्मिता का, मराठी वर्सेस हिंदी का। ये क्या बीजेपी की कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग तो नहीं दोनों भाइयों को साथ लाने की, ताकि कांग्रेस और शरद पवार, ये जो तमाम पार्टियां हैं, ये साइडलाइन हो जाए? खबर तो ये भी है कि शिंदे गुट पर भी अब हाशिए की तलवार लटक रही है। दिनेश काल देखिए सर, ये जो जब भी एक बार ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा है कि इनके बीजेपी के राज्यपाल ने पेट में अजित पवार को लेके शपथ विधि किया था सत्ते में आने के लिए। ये क्या कर सकते, कुछ भी कर सकते। ये आप जो कह रहे हैं कि इनका प्लानिंग वगैरह, क्योंकि हिंदी भाषा का जो मुद्दा है जी, अभी ये बीएमसी का और एनएमसी का, यहाँ पर महाराष्ट्र में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो रहा है और हमारे नासिक में महाकुंभ मेला है और वो महाकुंभ मेले का नियोजन इनके हाथ में चाहिए। इसलिए ये 2 महानगर पालिका जो है, एक नासिक, मुंबई और जहां भी हो रहे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, उसके लिए इन्होंने ये मुद्दा इन्होंने लड़वाया है। इसके पहले हिंदी और मराठी ये मुद्दे पे कभी महाराष्ट्र में तनाव नहीं हुआ, परंतु इन्होंने जानबूझकर ये मुद्दा घुसा दिया
कि हिंदी और मराठी, और जानबूझकर इन्होंने ये हिंदी और मराठी भाषा का मुद्दा बीच में लाकर, ये भी देखो, ये तो अच्छी बात है, दो भाई अगर एक होते, उसको पॉलिटिशियन स्टंट देने से अच्छा दो फैमिली एक होते, तो मैं उनको बधाई और शुभेच्छा देना चाहता हूं कि इनके करतूतों के वजह से। और ये महाराष्ट्र ने देखा है कि मराठी भाषा, जैसे भी आप देखिए कर्नाटक में कर्नाटकी लोग है, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाली भाषा बोली जाती है जी, मद्रास में मद्रासी भाषा लैंग्वेज बोली जाती है, जैसा महाराष्ट्र में मराठी है। तो जिस राज्य में जिस प्रांत में जो भाषा बोली जाती है वो राज्य की वो अस्मिता होती है, और इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। देखिए, इनको सत्ते के लिए कुछ कर सकते, इनको ना प्रांत से लेना है, ना कोई धर्म से लेना है, और न कोई भाषा से लेना है। अभी ये अपने राजेश जी ने कहा कि ये देवेंद्र जी ने ये किया वो क्या, अरे क्या किया, सब जो लेके उठा के सारा गुजरात में दे दिया, इधर लोगों को बेरोजगार कर दिया, शेतकरी फार्मर देखिए आत्महत्या कर रहे, और बेरोजगार दर दर भटक रहे, पूरा इंडस्ट्री जिन्होंने उधर लेके गए, और ये सत्ते में आकर महाराष्ट्र में ऐसा कर रहे कि जब कोई इनको इनका प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों कि ये कुछ बोलना नहीं चाहते, कि इनको बोलने के पास मुद्दे ही नहीं है। अभी हमारे नासिक में देखो, कुंभ मेला स्मार्ट सिटी बनाया, स्मार्ट सिटी ऐसा बनाया कि जो नदी में ना इन्होंने फर्शियां बिठाई, और देखो बारिश आ गई, इनका स्मार्ट सिटी का इनका प्रोग्रेस देखो, वो सीमेंट और फर्ची वो सब बह के चले गए। ये ऐसा नासिक को इन्होंने कर दिया, ये क्या प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं? इन्होंने सिर्फ सत्ता हासिल करना, गुवाहाटी जाना, एमएलए को लेना, काय ते डोंगर, काय ती नदी, काय ते होटल, काय ते पैसे, ये सब पैसे पे हो रहा है। और इनका है ना, ये पॉलिटिशियन स्टंट भी हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते, ये सत्ते में आने के लिए कुछ भी करने वाले ये बीजेपी लोग है। राजेश जी, आप कृपया समझ लीजिए, आपका प्रोग्रेस ना महाराष्ट्र ने देखा, ना कोई भारत ने देखा। आप बोलिए ना प्रोग्रेस, नासिक का बोलिए, महाराष्ट्र का बोलिए, महाराष्ट्र में तुमने क्या प्रोग्रेस किया? समृद्धि महामार्ग देखिए, समृद्धि महामार्ग में हर एक महीने में एक्सीडेंट हो रहे, समृद्धि महामार्ग का देखिए, उसका जो कंडीशन है वो देखिए, कैसा प्रोग्रेस है तुम्हारा? भाई भाई को अलग करना, मामा भतीजे को अलग करना, चाचा को अलग करना, इनका एजेंडा ही है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी को खत्म करने के लिए अभी देखिए इनको महाराष्ट्र में आने में शिवसेना का बड़ा इसमें कॉम्बिनेशन है, उसमें ये इनको पहचान ही शिवसेना है, और उस शिवसेना को देखिए उनका चिन्ह ले लिया, उनका पार्टी ले लिया। अरे ऐसा तो इनका काम है। और फिर इनके वो उप मुख्यमंत्री कोई है, जय गुजरात बोल रहे हैं। अरे जय भारत बोलिए, जय महाराष्ट्र बोलिए, जय महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले को सबको उसका महाराष्ट्र होने का अभिमान चाहिए, मराठी का अभिमान चाहिए। इनको अभिमान नहीं है वो बात का, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ते के लिए सर ये कुछ कर सकते, कुछ भी कर सकते। हेलो हेलो, पापा के पास जा रहा हूं। सौरभ, अभी जो सियासी समीकरण बन रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में, शिंदे गुट जो है कहीं ना कहीं शिंदे गुट के लिए मुश्किल पैदा तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि राज उद्धव साथ आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जाकर मिलकर दोनों भाइयों का मिलाप करवा रहे हैं। इस वक्त शिंदे गुट जो है उसके लिए मुश्किल तो नहीं पैदा हो जाएगी? जरूरी बात बता देना चाहता हूँ जी सौरभ, कि शिंदे साहब की जो काम है, शिंदे साहब जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे हैं, इसलिए आज शिंदे साहब के इतने सारे विधायक यहाँ पर जीत के आए हैं। और शिंदे साहब के नेतृत्व में ही यहाँ महाराष्ट्र में विधायक की जो इलेक्शंस हुए, और एक हाथ सत्ता जो यहाँ पर है महायुति को मिली है, ये शिंदे साहब के बदौलत मिली है। और आज पूरी महायुति देवेंद्र जी फडणवीस है, अजित दादा पवार है और शिंदे साहब, ये तीनों साथ में मिलकर एक अच्छे विकास काम पर यहाँ पर काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। और विकास काम के जोरों पर ही हमारे आज महायुति के सबसे ज्यादा विधायक यहाँ पर जीत के आए हैं। और सभी हिंदू और सभी जाति पाति को, धर्म को लेकर साथ में काम करने का काम जो है यहाँ पर महायुति सरकार कर रही है। और ये जो बोल रहे हैं गुवाहाटी की बात, अगर पैसों से अगर विधायक जीत के आए हैं, पीसीआरपी को बंद करिए सौरभ अप्पा का। कि कांग्रेस के जितने सांसद, महाविकास आघाड़ी के जितने सांसद जो जीत के आए हैं, वो पैसों के बदौलत जीत के आए हैं।
ठीक है, प्लीज गेस्ट का स्पीकर बंद करवाइए, आवाज इको हो रही है। मैं मसूद जिलानी के पास जा रहा हूं। मसूद भाई, मुझे एक बात बताइए, क्या उद्धव और राज साथ आए, ये क्या इनकी मजबूरी थी? क्योंकि उद्धव गुट का पॉलिटिकल जो परफॉर्मेंस है बहुत ही पुअर है, नंबर्स पेपर पे देख लें या जैसे भी देख लें, कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़े हैं उद्धव गुट ने। जब से शिवसेना से शिंदे गुट और उद्धव गुट अलग हुए तब से पॉलिटिकल डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है, और ना ही एमएनएस कुछ बहुत बड़ा कर पाई विधानसभा चुनावों में, ना तो लोकसभा चुनाव में। तो क्या कमजोर हो गए थे दोनों भाई अलग होने के बाद, ये वजह कही जाए साथ आने के लिए? मसूद जिलानी। ठाकरे ने झंडे गाड़े हैं, उद्धव ठाकरे ने झंडे गाड़े हैं। मुझे बोलने दो, मैं बोला बीच में, मसूद जिलानी को बोलने दीजिए। मसूद जिलानी तीसरा स्क्रीन पर लाइए गेस्ट को। मसूद जिलानी आप बोलिए, बाकी लोग चुप रहिए, मसूद जिलानी बोलेंगे। हम बोले बीच में जी, मसूद जिलानी आप बोलिए के बीच में। मसूद जिलानी आप बोलिए। सौरभ, बिल्कुल बीच में कोई नहीं बोलेगा। मसूद जिलानी बात पूरी करिए अपनी आप। ये आपका देखने का नजरिया है, आप जैसा दिखा रहे हो, मीडिया दिखा रही है, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, उद्धव बाला साहब ठाकरे का पक्ष और हमारा पूरा पदाधिकारी एक जगह पे जैसा ही वैसा है। आपको लग रहा है आपने विधायक फोड़े, आपने हमारे आमदार फोड़े, आपने हमारे खासदार फोड़ रहे, बहुत तरीके से महायुति की तरफ से ये ऐसी बहुत सी चल रही है। और उसी चलने में उन्होंने एक पैतरा फेंका महायुति ने, जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो एक अन्नाजी पंथ है, उन्होंने एक पैतरा ऐसा फेंका कि थोड़ा हिंदी को धक्का लगा के देखेंगे इनका क्या चल भी चले, वो देखते हैं। लेकिन जब ऐसा इन्होंने हिंदी को धक्का लगाया, इन्हें हिंदी की सख्ती कराने की कोशिश करी, तो तुरंत महाराष्ट्र में बवाल हो गया। और वो बवाल होने पर उद्धव बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे और मराठी साहित्यिक और महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी प्रेमी है, उन्होंने आवाज उठाई क्या हिंदी की सख्ती न की जाए। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या भाषा का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, भाषा का विरोध नहीं, लेकिन हिंदी की सख्ती का विरोध हमने दिखाया, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई और उन्होंने तुरंत जीआर पीछे लिया। जीआर पीछे लेने का कारण ये था कि अगर इन्होंने 5 तारीख को, जो आज मैं विजय सभा में जाकर आया, आज अगर वो विजय सभा की जगह पे मोर्चा रहा होता तो आज का माहौल कुछ और ही था, पूरा महाराष्ट्र रास्ते पे आया होता और ये महायुति के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हुआ होता। इसलिए ने उन्होंने जिस दिन जीआर की हमने जीआर को जलाया, जीआर को हर जगह पे, हर जिले में, हर शहर में जलाया, और उसके वो परफॉर्मेंस देख के महायुति किधर न किधर परेशान हो चुकी थी। और उन्होंने तुरंत 2 घंटे में इन्हीं के उप मुख्यमंत्री, इन्हीं के दूसरे उप मुख्यमंत्री और इन्हीं के मुख्यमंत्री ने मिलके वो उनको जीआर को हम पीछे ले रहे, आप मराठी लोग एक मत आओ, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया। क्यों डर गए मराठी लोगों से? मेरा बोलने का मतलब है हमारी मजबूरी नहीं है, महाराष्ट्र का मराठी मानुस कभी मजबूर नहीं होता, अच्छे आए और अच्छे गए। और ये बात लिख लो, आने वाले दिनों में भी ये पूरा चेंज होने वाला है। आज आपके पास, उनके पास, मतलब महायुति के पास लाठी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कल लाठी हमारे पास आएगी, फिर देखना हम क्या करते। मसूद जिलानी, क्या लोकसभा चुनाव, बीएमसी चुनाव को छोड़ दें तो क्या विधानसभा, लोकसभा, क्या उद्धव राज एक साथ लड़ने वाले? ये कंफर्मेशन मालूम है आपकी ओर से? आप पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं। मुझे जिस हिसाब से मैंने भाषण, उद्धव साहब का भी भाषण हुआ और राज साहब का भी भाषण हुआ, दोनों के भाषण से तो ऐसा लग रहा कि जो महाराष्ट्र की जनता चाह रही है वही ये दोनों करने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम आदेश पालने वाले एक शिवसैनिक है, जो भी आदेश आएगा अमल करेंगे। लेकिन हमारे नीचे के लोगों की ये सब कामना ऐसी है, क्या युति, महायुति, जो मनसे और शिवसेना एक होना चाहिए राजनीतिक। देखिए मसूद भाई, उद्धव साहब का भी मैंने मराठी में भाषण सुना, राज ठाकरे का भी सुना। उनकी बातचीत से लग रहा है कि अब ये बहुत मजबूत गठबंधन हो गया है, दोनों भाई बहुत करीब आ गए हैं, दोनों परिवारों को पहली बार 20 साल में साथ बैठकर बात करते और हंसते देखा मैंने। जो तस्वीरें हैं, देखिए, जो वर्ली सभागार की तस्वीरें, वो अलग अलग बता रही हैं। मतलब ऐसा लगता है कि तनाव सब खत्म हो गया, दोनों भाई एक साथ एक घर में रहने वाले हैं। और मुझे अभी भी वो दृश्य याद है जब वर्षा से बाहर आ रहे थे उद्धव ठाकरे, जब शिंदे गुट उनसे अलग हुआ और मैं शिव तीर्थ भी गया, वहां पे राज ठाकरे से जब मुलाकात हुई तो उस वक्त कहीं ना कहीं चेहरे पे दुख राज ठाकरे के था। पार्टी टूट रही थी, बन चुकी थी, राज ठाकरे अलग थे, लेकिन उनको दुख इस बात का था कि बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है वो टूट गई, वो अलग हो गई। तो क्या अब ये जो बॉन्डिंग बन रही है
वो क्या अभी लंबे वक्त के लिए चलेगी? क्या फिर से वही शिवसेना का वही पराक्रम, वही बल, वही जो गर्मी, वही जो हॉट पॉलिटिकल जो सिनेरियोस थे महाराष्ट्र में, वो देखने को मिलेंगे दोनों भाइयों के? जब महाराष्ट्र पर अन्याय होने लगेगा तब ये ठाकरे ब्रांड तैयार रहेगा उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, भले वो राज ठाकरे हो या उद्धव साहब हो। ये हमेशा सिलसिला चलता रहेगा। तो थोड़े में बता दिया मैंने आपको। ठीक है, मैं राजेश वधरिया के पास जा रहा हूँ। इज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी। राजेश वधरिया, मुझे ये बताइए, क्या ये एक टर्म है पॉलिटिकल साइंस में यूज करते हैं कि भाई जब आप देखते हैं कि वोटर टर्नआउट, जब आप देखते हैं कि हवा बयार किस तरफ बह रही है, आप उसका रुख कर लेते हैं, जिधर हवा जा रही है उधर आप बढ़ लेते हैं। तो क्या उद्धव को, राज को ये समझ में आ गया था कि जो बीजेपी एनडीए है उससे मुकाबला अकेले हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मराठी वोटर्स को एक साथ लाने के लिए ये पूरा प्लानिंग किया गया? राजेश, एक सेकंड होल्ड कीजिए। राजेश जी, होल्ड थोड़ा लंबा करा दिया आपने, कोई बात नहीं। मैं दिनेश काले के पास जा रहा हूं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। दिनेश भाई, क्या ये समझ में आ गया था कि एनडीए के साथ मुकाबला बहुत मुश्किल है, उद्धव अकेले नहीं लड़ सकते, राज अकेले नहीं लड़ सकते? क्या इसीलिए बीएमसी चुनाव से पहले ये पार्टी साथ में आई है? क्योंकि बीएमसी चुनाव कई तरह से कई प्रदेशों के विधानसभा चुनाव से भी बहुत बड़ा होता है, हजारों करोड़ों का मामला है। दिनेश निकाले। सर देखिए, हाँ, पहले भी हम महाविकास आघाड़ी में उद्धव साहब थे, शरद चंद्र पवार साहब थे, हमारी कांग्रेस पार्टी थी, और उद्धव साहब ने सीएम के रूप में कोरोना में बहुत अच्छा काम किया। और वैसे भी इन्होंने लोकसभा इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सीट चुन के आए। पर अभी जो असेंबली का इलेक्शन हुआ उस पे उन्होंने जो ईवीएम मशीन का जो मुद्दा है वो बायकॉट करने के लिए इन्होंने लाड़की बहन योजना करके एक स्कीम लाई और उसको बाजू में करके ईवीएम मशीन का मुद्दा इन्होंने छिपा लिया और जी, ऐसे में ये सत्ते में आ गए। और महाविकास आघाड़ी अभी देखिए, जनता लोकसभा इलेक्शन हो जाने के बाद 4 महीने में विधान असेंबली का इलेक्शन होता है, उसके बाद इनको इतना कैसा क्या बहुमत मिलता है? अजित पवार साहब को, कांग्रेस पार्टी को देखिए, पूरे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा लाखों से वोटिंग हुआ है और एमएलए कितने चुन के आए, और इनके पास वोटिंग अजित पवार के लीजिए, एकनाथ शिंदे साहब के लीजिए, उनको पूरे महाराष्ट्र के वोटिंग का कैलकुलेशन कीजिए और उनके एमएलए देखिए। इसमें आपको नहीं, पूरे महाराष्ट्र के जनता ने देखा है। और अभी ये महाविकास आघाड़ी में अगर राज साहब और उद्धव साहब साथ में, उद्धव साहब तो अभी फिलहाल महाविकास आघाड़ी में, और उसके साथ में अगर राज साहब भी आते तो ये बायकॉट, ये महाराष्ट्र से ये जो कचरा है वो हमारे इसमें घंटा गाड़ी बोलते हैं, ये कचरे को हम घंटा गाड़ी में डालने वाले महाराष्ट्र की जनता डालेगी। और देखिए, ये दोनों भाई अगर एक आए तो इसका कारण, इसका मुद्दा जो है, महाराष्ट्र में हर एक स्कूल में हिंदी भाषा सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी। मैं देखिए, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी बोल सकता हूँ, वैसे ही मैं हिंदी बात कर रहा हूँ। तो हिंदी ये सख्ती की करने की कोई जरूरत नहीं थी। हिंदी पहले से ही हर एक फर्स्ट से लेके 10 तक हिंदी का सब्जेक्ट रहा है। हमें हिंदी में क्वेश्चन लिखा है, आंसर, क्वेश्चन देखे है, आंसर लिखा है। हम हमारे सब हिंदी भाई है, पर प्रांतीय से भी हम हिंदी भाषा करते हैं, वो कभी कभी मराठी में बात करते हैं। ठीक है दिनेश भाई, मैं सौरभ के पास जा रहा हूँ, सौरभ अप्पा के पास जा रहा हूँ। सौरभ, ठीक है दिनेश भाई, मैं आपकी बात समझ गया। सौरभ, मैं एक बहुत बुनियादी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, चूंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुझे एक बात बताइएगा, देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से कई मर्तबा मिल चुके हैं, जब उनके कूल्हे का ऑपरेशन हुआ, जब उनकी तबीयत खराब हुई, इन तमाम मौक़ों पर, क्योंकि राज और देवेंद्र फडणवीस दोस्त हैं, ये सभी को पता है। लेकिन राज ठाकरे ने जब आज मंच से बोला कि बाला साहेब भी वो काम नहीं कर पाए जो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, क्या एकनाथ शिंदे और बाकी जो घटक दल हैं एनडीए के,
क्या उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस वहां पर गए थे? क्योंकि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ इसी शर्त पर आए थे कि भाई शिवसेना उद्धव गुट से कोई सरोकार नहीं होगा, कोई नाता नहीं होगा, कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन अब एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट एक साथ हैं और एमएनएस के नेता राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के दोस्त हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानते हैं? पूरा कॉन्फिडेंस में उनको लिया गया है ये सब कुछ करने से पहले? सौरभ अप्पा, देखिए, कई बार हमारे शिवसेना के नेता भी और शिंदे साहब भी राज ठाकरे साहब को मिलते हैं, कहीं हाँ। विकास कामों के मुद्दों पर बात होती है। बिल्कुल। और जैसे देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो कहा कि जैसे राज ठाकरे जी ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस साहब के वजह से वो दोनों भाई अगर एक हो गए हैं तो अच्छी बात है। और देवेंद्र जी फडणवीस ने भी वो बात पर कही है कि बाला साहब ठाकरे जी का उनको आशीर्वाद मिला है कि अच्छी बात है, जो बाला साहब ने नहीं कर पाए, जो कोई नहीं कर पाया, वो देवेंद्र जी ने कर दिया। अच्छी बात है, अगर दो भाई एक साथ आ रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। लेकिन भाषाओं के मुद्दों को लेकर पॉलिटिक्स करना और खुद की झोली भरना, ये काम उनका शुरुआती से है। और तभी, और ये जो कह रहे हैं कि कचरा हम फेंक देंगे, तो महाराष्ट्र की जनता ने बहुत पहले ही कचरा जो है साइड में फेंक दिया है और महाराष्ट्र के जनता के दिल में जो था वो हो चुका है। और यहाँ पर फिर से एक बार बाला साहब के विचार को चलने वाली शिवसेना और शिवसेना के साथ भाजपा महायुति की यहाँ पर सरकार आई हुई है। सौरभ, एक बात मुझे बताइए। सौरभ, एक सवाल मेरा और आपसे है कि खुद अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मार लेता है तो उसे मूर्ख कहा जाता है। ये सब हर पॉलिटिकल पंडित ये बात जानता है, हर पॉलिटिकल जानकार ये बात जानता है कि अगर राज और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में साथ आएंगे तो सबसे पहला नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो देवेंद्र फडणवीस अपना नुकसान ही क्यों कर रहे हैं? क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं? देखिए, दिनेश काले मुस्कुरा रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता से भी मैं पूछूंगा, लेकिन ये तो सबको पता है कि राज उद्धव साथ है तो सबसे पहले वोट तो बीजेपी का कट जाएगा। सौरभ, देखिए, किसी के साथ आने से किसी का नुकसान नहीं होता। हर पार्टी क्या बात अपने कर रहे तरीके हैं? से काम करती है। हर पार्टी अपने तरीके से काम करती है। हर पार्टी का अपना अपना एक काम है जी। और शिवसेना और भाजपा का महाराष्ट्र में बहुत अच्छा विकास काम है। इसके लिए वो दोनों के जोर पर इस बार मुंबई महानगर पालिका पर भी भगवा लहराएगा और फिर एक बार वहां पे भी महायुति की सरकार आएगी। सौरभ, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। जो पॉलिटिकल आपका प्लान है, जो पॉलिटिकल ड्रीम आप देख रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको है। लेकिन मसूद जिलानी के पास मैं जा रहा हूं। मसूद भाई, मुझे एक बात बताइए, उद्धव और राज ठाकरे साथ आ रहे हैं, आपके हिसाब से, आप पुराने जानकार हैं, महाराष्ट्र की सियासत को समझते हैं, सौरभ ने बता दिया कि उन्हें क्या लगता है, आपको क्या लगता है जिलानी साहब कि अगर राज उद्धव साथ आए हैं तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल नुकसान किसका होगा महाराष्ट्र में? किस पार्टी का होगा? आप मुझे बताएं अपना एनालिसिस। बड़ा नुकसान महायुति का होगा। और जो यहाँ पर गद्दारी करके चले गए थे, हमको छोड़ के चले गए थे, कौन नाम लीजिए ना मसूद भाई, नाम लेके बात करिए ना। क्या सबको पता है कौन गया कौन नहीं गया? वही जो आपको पता है तो आप ही बोल दो। नहीं, आप बताइए। ये लोग नहीं छोड़ के गए थे ना, ये लोग छोड़ के क्यों गए थे? कौन लोग? उनको डर था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सब ईडी, हमारे पीछे ईडी निकाल रही है, हमारी ईडी निकाल रही है, हमारे सीबीआई भी निकाल रही है, तो डर के चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने इनको ले लिया। और भारतीय जनता पार्टी आज भी पूरे महाराष्ट्र में ऐसी कर रही है, हर तरीके से वो किसी न किसी तरीके को, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के टच है, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के अंदर है, उनको खींच रही है ईडी के जरिए, धमका के, नहीं धमका के तो केस करके, नहीं केस करेंगे तो अंदर डाल के, ऐसा करके वो ले रही है। तो जो मनसे और उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो पक्ष है, हमारा जो पक्ष है, ये एक हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है ये, क्योंकि हम जब आ जाएंगे तो ये सीधा जेल में चल जाएंगे। ये सब बात समझ लो आप। इन्होंने इतना सब कुछ गंदा करके रखा है। मैं दिनेश जी की बात पे से सहमत हूँ। क्या जब पूरी महाविकास आघाड़ी सब एक साथ हो जाएगी, शिंदे, उद्धव बाला साहब ठाकरे का पक्ष और मनसे, हम जब एक महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़ जाएंगे तो सही में कचरा पूरा साफ हो जाएगा। कचरा साफ नहीं होगा, ये सब जेल में जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में प्रशासकीय तौर पे हमारी बात सुनी जाती नहीं है। सुनिए राज जी, थोड़ा सा मुझे और बोलने दीजिए। बिल्कुल। जो टेंडर निकल रहे, बड़े बड़े टेंडर,
जो करोड़ों के टेंडर है, नासिक में आज 1900 कोटी का टेंडर निकला, वो टेंडर नागपुर के लोगों, इनके लोगों को दिया जा रहा। महाराष्ट्र में जो शक्तिपीठ का टेंडर निकल रहा है, वो टेंडर से अगली महाराष्ट्र की नगर पालिका फोड़ने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, वो इनके दोस्तों को टेंडर दिया जाता है बड़े बड़ा। आज महाराष्ट्र के अंदर अडानी अंबानी का मीटर चेंजिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है, ये भी एक टेंडर और पैसे कमाने का जरिया है। ये पैसा इस तरीके से भ्रष्टाचार करके महायुति कमाती है, और वही पैसा आने वाले इलेक्शन में लोगों को पैसा देकर, लोगों को फोड़कर अपनी राजनीति करती है। हमारे भाई बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि विधानसभा इन्होंने बहुत अच्छा जीते, लेकिन सारा पैसा मैं खुद यहाँ पर नासिक के अंदर 2 करोड़ रुपए एकनाथ शिंदे के पकड़ा देने वाले मैं खुद हूँ। मैं आपको अभी, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो भी भेजता हूँ। मैंने नासिक में रेडिएशन ब्लू पे एकनाथ शिंदे के जो संपर्क प्रमुख जयंत साठे के पैसे मैंने अकेले ने पकड़ा के दिए थे। ये पैसे कहां से आए? ये तो आपने भ्रष्टाचार किया ना। ये 2-2 करोड़ रुपए आपके पास कहां से आने लग गए? उसके बारे में बोलो। और बोल रहे विधानसभा हमने महाराष्ट्र की जनता ने आपको चुन के नहीं दिया है, महाराष्ट्र की जनता को आपने चूतिया बनाया है। माफ करना, मैं लफ्ज गलत यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये चीजें सही है। सर थोड़ा भाषा की मर्यादा मेरी, ठीक है मसूद भाई आपने पूरा कर लिया, ठीक है। राजेश फरधिया, मैं आपसे सवाल वही पूछ रहा हूं जो मैंने सौरभ से पूछा कि देवेंद्र फडणवीस खुद अपनी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? राजेश फरधिया, आप अपना कैमरा छोड़ दें। राजेश जी, आप प्लीज अपना कैमरा और मोबाइल छोड़ दीजिए सर, प्लीज इसको स्टैटिक रहने दीजिए, जवाब दीजिए सर। देखिए ये आप जी बोलिए। बीएमसी के महानगर पालिका के और बाकी महानगर पालिकाओं के नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। उसमें इन दोनों भाइयों का एक साथ आने का जो ये एक पैटर्न है, ये दिखाता है कि इनका वर्चस्व खत्म होने वाला है। और खत्म होने वर्चस्व के वो एकजुट होके वो पाने का प्रयास करेंगे, और इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ठीक है राजेश फरधिया, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आपकी तरफ है। पीसीआर कह रहा है कि आपकी ऑडियो और वीडियो हमें ठीक से नहीं मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश फरधिया बीजेपी के प्रवक्ता थे, महाराष्ट्र की सियासत पर अपनी राय रख रहे थे। दिनेश टिकाले प्रवक्ता कांग्रेस के, दिनेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद जिलानी प्रवक्ता थे शिवसेना उद्धव गुट के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए समझिए, महाराष्ट्र की सियासत पर 2 बातें कभी भी छोटी नहीं हो सकती या उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहला, मराठी मानुष, मराठी अस्मिता, और दूसरा वहां के जो लोग हैं अपने प्रदेश से बहुत प्रेम करते हैं, और इसी का फायदा पार्टियां चुनाव में उठाती हैं। महाराष्ट्र में क्या होने वाला है उसका जो ट्रेलर है, जो सेमीफाइनल है, वो बीएमसी चुनाव है, जिसमें तस्वीर बिल्कुल क्लियर और साफ हो जाएगी। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार मुसलसल जारी है।